गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने कोयले के बारे में बताया था, कोयले की उत्पत्ति को लेकर आपको चर्चा की गई थी। देन मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कोयले के वितरण और खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में कोयले के वितरण को बताया जाएगा। मूल रूप से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें खान को पूछा जाता है या वह स्थान पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि ये फला खान या कोयले की जो खान है या किस लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चंस भी इसमें आपको डील होते हैं। भारत में अगर कोयले की हम भंडार की बात करें तो 1947 में जो आंकड़े आए थे उसके अनुसार भारत में 6000 करोड़ टन की बात की गई थी कोयले की, जो कि बिल्कुल जो सत्य है उसके आसपास नहीं था। लेकिन 2000 के आसपास जो डेटा आया, 2000 के आसपास के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भारत में 400 करोड़ टन ये कोयले का टोटल भंडार है 2000 के आंकड़े के अनुसार। ठीक है, मतलब इतना रिजर्व है भारत के पास कोयले का। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि बिटुमिनस कोयला जो है हमारे पास सर्वाधिक मात्रा में है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस। एंथ्रासाइट का कुछ हिस्सा जो है कहीं कहीं कुछ राज्यों में पाए जाते हैं, जैसे रानीगंज जो है वहाँ एंथ्रासाइट का हिस्सा पाया जाता है या कुछ पाया जाता है। उसी वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि भारत में जो कोयला है वो गोंडवाना लैंड का है। भारत में जो कोयला पाया जाता है वो उसका 98% जो भाग है गोंडवाना लैंड का कोयला है। मीन्स परमियम काल का जो कोयला था उसमें गोंडवाना लैंड और टर्सरी कालीन का कोयला जिसको लिग्नाइट बोला जाता है। तो गोंडवाना लैंड में आपको मूल रूप से जो कोयला है वो बिटुमिनस है, जो कुकिंग कोल है, एक तरह से अच्छा कोयल माना जाता है। इसमें राख की मात्रा कम होती है। जिस कोयले में राख की मात्रा कम होगी वो कोयला उच्चतम किस्म का माना जाता है, अच्छे किस्म का माना जाता है, धुआं कम देगा और उसको हम औद्योगिक उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। कुछ कोयले ऐसे होते हैं जिसमें राख की मात्रा ज़्यादा होती है तो धुआं ज़्यादा देते हैं। तो भारत में आपको मूल रूप से कोकिंग कोल जो है 98% जो है आपको वही है बिटुमिनस टाइप का जो गोंडवाना लैंड में बना था, और 2% के आसपास का जो कोयला है वो आपको टर्सरी काल का कोयला है जो लिग्नाइट किस्म का कोयला था, जिसको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था आपको। अब जहाँ तक भारत में कोयले के वितरण की बात अगर कर लें तो भारत में कोयले का वितरण अगर राज्य वाइज हम बात करें तो छोटा नागपुर का पठार मेरा कहने का मतलब है भारत का दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, जो रांची के आसपास का क्षेत्र है जिसको आप झारखंड के रूप में भी देखते हैं, वो छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है उसको भारत का मोनार्च या खनिजों का सम्राट कहा जाता है। तो उस क्षेत्र में आपको कोयले का भी भंडार सर्वाधिक देखने को मिलता है। दामोदर वैली, नर्मदा घाटी, महानदी घाटी, ये वो नदियाँ हैं, सोन नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, गोदावरी बेसिन, जहाँ कोयले का एक बड़ा सा भंडार भारत का है। मतलब जो नदियों का मैंने नाम लिया, जैसे नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, दामोदर घाटी हो गया, ये वो क्षेत्र है जहाँ भारत का 90% कोयला भंडार पाया जाता है। और दामोदर अकेले हम बात कर लें, दामोदर नदी जो झारखंड से गुजरती है, झारखंड राज्य से गुजरती है, दामोदर नदी में लगभग 60%, मतलब भारत का 60% कोयला आपको पाया जाता है। और दामोदर नदी को झारखंड का शोक भी कहा जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको जीके जीएस में काम आती हैं। एक समय दामोदर जो था झारखंड में या बिहार में बहुत बड़ा बाढ़ लाती थी, इवन वेस्ट बंगाल में, जब तक डीवीसी परियोजना नहीं बना था, दामोदर वैली कॉरपोरेशन नदी घाटी योजना उस पर नहीं बना था, तब तो एक भयावक नदी थी। और ये भारत की नदी है जो दरार घाटी में बहती है। इस घाटी में कोयले का निर्माण बहुत तेज़ से हुआ है। तो इस तरह से आप समझते हैं कि उस कोयले में झारखंड, अगर पहला राज्य हम लेते हैं झारखंड, जिसमें भारत का लगभग 35% कोयला भंडार पाया जाता है। और झारखंड का 2 स्थान ऐसा है जो भारत का 25% कोयला आपको उत्पादन करके देता है। इसमें 2 स्थान की अगर हम बात कर लें तो एक आपको झरिया है, झरिया और लाल मटिया, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो पूरे भारत का 25% कोयला उत्पादन देते हैं। लाल मटिया का जो क्षेत्र है ये राजमहल पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र है। तो राजमहल पहाड़ी का जो इलाका है या क्षेत्र है वो भी कोयले के लिए जाना जाता है।
ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं लालमटिया का क्षेत्र, गिरिडीह का क्षेत्र, गिरिडीह में अभ्रक भी पाया जाता है। गिरिडीह एक ऐसा क्षेत्र है जो खनिजों का भंडार है, जहाँ कई तरह के खनिज पाए जाते हैं, कोयला भी उनमें से एक है। और ये ओपन माइनिंग द्वारा निकाला जाता है, खुले खदान है और उसमें से निकाला जाता है। लालमटिया में मैं एक चर्चा करना चाहूँगा, ये भारत का आधुनिकतम खानों में से एक है। लालमटिया में ऐसा माना जाता है कि नदी जो है ऊपर बहती है और नीचे से कोयले की खुदाई की जाती है। उसी तरह से आपको धनबाद के आसपास मोनीडीह खान है। मोनीडीह खान भारत के आधुनिकतम खानों में से एक है, जहां इसी तरह की खुदाई की जा रही है। झरिया, झरिया फेमस है। झरिया आपको मूल रूप से कोयले का एक बहुत बड़ा बेल्ट है, जो आपको 30 से 15 किलोमीटर के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। कहने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार, विद्वानों के अनुसार, झरिया के नीचे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ताप है, मैग्मा का जो ताप है वो कोयले को स्पर्श करता है, और नीचे का जो कोयला है एंथ्रासाइट, जिसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मिला है, वो किसी ना किसी अन्य रूप में बदल रहा है। तो वो कोयला एंथ्रासाइट में था, बिटुमिनस में अगर था तो एंथ्रासाइट में बदला। लेकिन अभी की स्थिति में ये है कि झरिया की ज़मीन के नीचे पूरी तरह आग लगी हुई है, क्योंकि मैग्मा के स्पर्श से कोयला जल रहा है। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को लेकर भी और वहाँ के निवासियों को लेकर ही। तो खैर, झरिया का जो कोयला खदान है वो झारखंड के अंतर्गत ही आता है। गिरिडीह हो गया, लालमटिया हो गया, बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट भी है जो सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद रामगढ़ का इलाका है, कर्णपुरा का इलाका है, डाल्टेनगंज और पलामू का इलाका है। ये मूल रूप से झारखंड के कोयला क्षेत्र है, जो आपको प्रमुख कोयला उत्पादक वहाँ के क्षेत्रों में ये गिने जाते हैं। डाल्टेन और पलामूगंज का जो कोयला क्षेत्र है वो मूल रूप से नक्सलवादी इलाकों में पड़ता है। खुदाई थोड़ी समस्या आती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर सरकारी प्रयासों से खुदाई की जा रही है। कर्णपुरा का क्षेत्र जो है और बोकारो का क्षेत्र, ये आसपास का क्षेत्र है जहाँ अच्छे कोयले के भंडार हैं। विद्वानों के अनुसार बोकारो के आसपास के क्षेत्र में और झरिया के आसपास के क्षेत्रों में, और यही बेल्ट, मतलब ये कोयले की एक बेल्ट है, मूल रूप से ये एक तरह का फैला हुआ बेल्ट है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कई किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, चौड़ा भी है। तो उस स्थिति में यहाँ पर आपको एंथ्रासाइट कोयले का भंडार भी देखने को मिलता है। तो रानीगंज और झरिया, रानीगंज की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। झरिया में आपको एंथ्रासाइट कोयला भी है। वो आग तो लगने को लगी है, लेकिन इसके बाद भी आपको बिटुमिनस के बाद एंथ्रासाइट कोयला जो है आपको देखने को वहाँ मिला है। रानीगंज जो इलाका है वो मूल रूप से आपको बिटुमिनस कोयले के लिए साथ साथ एंथ्रासाइट कोयला भी इसमें पाया जाता है। अब दूसरे राज्य की बात करते हैं। ये झारखंड का पूरा आपको कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरे राज्य में आपको वेस्ट बंगाल आता है। वेस्ट बंगाल पूरे भारत का 15% कोयला निकालता है या उत्पादन करता है। वेस्ट बंगाल में सबसे फेमस जो खान है वो है रानीगंज। ये आपसे पूछता है बार बार, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो रानीगंज कोयला क्षेत्र वेस्ट बंगाल में है। दामोदर वैली का ये स्प्रेडिंग है, या झरिया कोयला क्षेत्र का ही स्प्रेडिंग रानीगंज में चला गया है। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है उसको सप्लाई रानीगंज से होता है। उसी तरह से जमशेदपुर प्लांट है, तो झरिया मेन स्रोत है जमशेदपुर प्लांट का। स्वर्णरेखा नदी देख रहे हैं, यहीं पर साक्षी करके एक पुराना प्राचीन स्थान हुआ करता था, जो जमशेदपुर का पुराना नाम था। जमशेदजी टाटा ने उस साक्षी ही जगह को चुना था, और लोकेशन एक स्वर्णरेखा नदी जो उनको पानी उपलब्ध करवाती थी। झरिया जो कि 170 किलोमीटर के रेंज में सारे कोयला खदान सिंहभूम, अगर झारखंड के दक्षिण में जाएं तो सिंहभूम जो जिला है वहाँ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर ये प्राप्त होते थे। इस तरह यहाँ उद्योग का एक हब है। मतलब कोयला का जो एरिया देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, जो नदियों की स्थिति देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जो छोटा नागपुर का पठार के साथ साथ भारत का लोहा इस्पात उद्योग का हब है, या भारी उद्योग का एक केंद्र भी है, एग्लोमरेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है। देन रानीगंज जो है वेस्ट बंगाल का मुख्य कोयला क्षेत्र है, और वेस्ट बंगाल में और भी कोयले क्षेत्र है जैसे पुरुलिया हो गया, लेकिन वो सब सेकेंडरी में आते हैं, उनकी चर्चा बहुत कम हो पाती है। रानीगंज आपके लिए मेन होता है। उड़ीसा की अगर बात कर लें तो उससे पहले, अगर उड़ीसा की बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हम बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों मिलाकर हम कोयले क्षेत्र की बात करते हैं, और ये भारत का 30% कोयला निकालते हैं, ये दोनों राज्य मिलकर। अब सवाल ये उठता है कि दोनों का अध्ययन अलग अलग क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि कोयला क्षेत्र बटा तो नहीं, राज्य अगर बट भी गया तो कोयला क्षेत्र की स्प्रेडिंग जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में बनी हुई है। तो इसलिए जो स्थान है वो अलग जरूर हो गए, लेकिन उनका जो बेल्ट है, उनकी जो पट्टी है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में गई है। सोन नदी जो आप देख रहे हैं फिगर में, सिंगरौली, ये बार बार पूछता है, कन्फ्यूजन आता है।
सिंगरौली जो है आपको मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है, ये ध्यान में रखिएगा। सोन घाटी जो बेल्ट है उसमें भी कोयला क्षेत्र पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। सोहागपुर, उमरिया, नर्मदा नदी और सोन नदी के बीच के ये कोयला बेल्ट है। सोनहट्टा, चिरमिरा, हसदो, रामपुर और कोरबा ये छत्तीसगढ़ के मेन कोयला क्षेत्र है। कोरबा को बार बार पूछा है कि कोरबा किस राज्य में कोयले के लिए फेमस है या किस खनिज के लिए फेमस है, कोरबा किस राज्य में है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है रायगढ़ हेमगिरी का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मूल रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। बंसर, उसी तरह से तातापानी, झिलमिल और रामकोला ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है कोयला क्षेत्र। तो इन जगहों पर भी जो कोयला है वो आपको बिटुमिनस गोंडवाना लैंड का कोयला ही पाया जाता है। मतलब जो भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं कोयले के बारे में वो गोंडवाना लैंड के कोयले के बारे में। झारखंड में गोंडवाना लैंड का कोयला है या परमियम काल का कोयला है, बिटुमिनस टाइप्स है, एंथ्रासाइट का कुछ हिस्सा है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी आपको गोंडवाना लैंड का कोयला है। मध्य प्रदेश और झारखंड ये छत्तीसगढ़ में आपको गोंडवाना लैंड का कोयला है। उड़ीसा की अगर बात कर लें तो ब्राह्मणी नदी के आसपास का, करीब नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, संबलपुर का जो इलाका है वहाँ पर कोयला पाया जाता है। उड़ीसा में चूंकि उत्पादन बहुत लेट से हुआ, भारत का लगभग 10% के आसपास कोयला उड़ीसा से हमको प्राप्त होता है। तो उड़ीसा में कोयले का उत्पादन बहुत तेज़ी से नहीं हुआ क्योंकि आसपास राज्यों से सप्लाई उसको होती है। तो उड़ीसा इसलिए कोयले के उत्पादन में थोड़ा सा दबता है। वहाँ वैसे भी भारत का 10% कोयला निकाला जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। मैप में आंध्र प्रदेश की चर्चा नहीं की गई है। मैप में आपको मूल रूप से वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का कुछ ब्राह्मणी नदी अगर देख पा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है। तलचर उड़ीसा का ही क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दिखाया गया। तातापानी, झिलमिल, बंसर, रायगढ़, हेमगिरी ये आपको मध्य प्रदेश, कोरबा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र कोयला क्षेत्र है। डाल्टेनगंज, पलामू, कर्णपुर, बोकारो, रामगीर, गिरिडीह, झरिया ये आपको झारखंड का क्षेत्र है। रानीगंज वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सस्ती नामक एक कोयला क्षेत्र है जो फेमस है। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो तेलंगाना इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश और झारखंड के जो छत्तीसगढ़ की समस्या है वहाँ पर भी वही है। चूँकि राज्य तो बटा है लेकिन कोयला बेल्ट को आप बांट नहीं सकते हैं। गोदावरी नदी का जो बेसिन है उसमें कोयला की जो पट्टी पाई जाती है वो कंटिन्यू उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास एरिया में चला गया है। तो सस्ती और तंदूर दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कोयले के लिए फेमस है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भारत का लगभग 9% कोयला उत्पादन करता है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र आते हैं। महाराष्ट्र एक बड़ा सा राज्य है जहां भारत का 6% कोयला निकाला जाता है। यवतमाल, नागपुर, बल्लारपुर याद रखिएगा, चांदपुर, बांदा और चांदा ये वो जगह है जो महाराष्ट्र में कोयले के उत्पादन करते हैं। महाराष्ट्र में भी कोयला आपको गोंडवाना किस्म का कोयला है, मीन्स ये दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा नहीं है। अभी जो इस फिगर में आप देख रहे हैं वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा दिखाया गया है। और इसकी जो चर्चा, जैसे आंध्र प्रदेश की जो चर्चा की गई आपको तंदूर और सस्ती, ये आपको छोटा नागपुर का हिस्सा नहीं है, ये आपको छोटा नागपुर के बाहर के क्षेत्र है। हाँ, दक्कन प्लेट्यू या दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र का ये हिस्सा है। उसी तरह महाराष्ट्र का जो क्षेत्र की बात की गई वो आपको मूल रूप से दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है जो ज्वालामुखी क्रिया से बना था, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में या पहले के वीडियो में की जा चुकी है। उसके बाद जो कोयला आपको पाया जाता है भारत के अन्य राज्यों में वो मूल रूप से उस तरह का कोयला है जो लिग्नाइट किस्म का कोयला है। भारत के कुछ राज्यों में छिटपुट कोयले पाए जाते हैं। गोंडवाना लैंड का जो कोयला है जो 98% है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये वो राज्य है जहां गोंडवाना किस्म का कोयला है। लिग्नाइट किस्म की कोयले की बात कर लेते हैं जो कि एक तरह से घटिया किस्म का कोयला माना जाता है और ये टर्सरी काल में निर्मित हुआ था। भारत में इसका उत्पादन सिर्फ 2% है, मतलब इसका जो एक तरह से कहा जा सकता है 100% अगर भारत में कोयले का उत्पादन होता है तो 98% गोंडवाना लैंड का है और 2% टर्सरी काल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है। नेवेली क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है और किस राज्य में है और वहाँ कोयले की कौन सी किस्म निकाली जाती है। तो तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र जो है वो कोयले के लिग्नाइट कोयले के लिए फेमस है, जो कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जिसका तापमान जो है निर्माण करते समय बिटुमिनस से कम होना चाहिए। मतलब बिटुमिनस से पहले बनने वाला कोयला है और वो घटिया किस्म का कोयला है जिसको ब्राउन कोल भी कहा जाता है। तो तमिलनाडु इसके लिए फेमस है। राजस्थान का इलाका है, जैसे जयपुर का इलाका हो गया, जोधपुर का इलाका है,
पालना क्षेत्र है जहाँ ये पाया जाता है। असम और मेघालय के क्षेत्र देख लें तो असम के कुछ पहाड़ी इलाके हैं, नदी घाटी में हल्के फुल्के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय के क्षेत्र है जहाँ पर कोयला क्षेत्र पाया जाता है। उसी तरह जम्मू कश्मीर का करैवा संरचना में जिसमें एंथ्रासाइट बेसिन की अनुमान लगाया गया है। लेकिन करैवा संरचना के साथ समस्या ये है कि आप पहाड़ी क्षेत्रों में खुदाई जो करेंगे उसकी लागत ज़्यादा हो जाती है। तो लागत ज़्यादा है तो एंथ्रासाइट अगर वहाँ है भी तो कम भंडार है और उसका खुदाई करने का लागत इतना ज़्यादा आएगा कि आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से आपको कालाकोट के आसपास का इलाका में कुछ चेनाब नदी और झेलम नदी के घाटियों में भी कोयला पाया जाता है। तो भारत के कोयला मूल रूप से इन्हीं राज्यों में है, लिग्नाइट और गोंडवाना लैंड के कोयले के रूप में देखे जा सकते हैं। और भी कहीं राज्यों में अगर छिटपुट है, जैसे कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, तो छिटपुट कोयला का अंश पाया जाता है जिसका कोई विवरण और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना आपको बताया गया है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसी में से पूछता है। जैसे रानीगंज कोयला क्षेत्र हो गया, निवेली, अगर लेटराइट में से लिग्नाइट कोयले में से अगर पूछेगा तो निवेली पूछता है। उसके बाद करेवा संरचना के बारे में पूछता है, जम्मू कश्मीर में पूछा है। बोकारो, गिरिडीह, झरिया, लाल मटिया कन्फ्यूजन होता है क्योंकि लाल मटिया बहुत कम लोग जानते हैं कि ये झारखंड का इलाका है। नून माटी करके एक क्षेत्र है जहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है नून माटी और ललमटिया में। उसी तरह से हसदो रामपुर पूछ चुका है, हसदो रामपुर एक बड़ा कन्फ्यूजन है। कोरबा कई बार पूछा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से और भी है जैसे सिंगरैली, एक और कोयले के क्षेत्र की हम चर्चा करते हैं, सिंगरैली और सिंगरौली, ये दो है, नाम में कन्फ्यूजन होता है। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र है और सिंगरौनी जो है वो आंध्र प्रदेश का कोयला क्षेत्र है। तो ये दो कन्फ्यूजन भी दूर कर लीजिएगा, सिंगरौली और सिंगरैनी, ठीक है। इसके बाद 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई जिसमें कोयले मैनेजमेंट को लेकर एक व्यवस्था दी गई और इस मैनेजमेंट ने 8 कोयला विभागों को अपने अंडर लिया, मतलब भारत के सभी कोयला क्षेत्रों को अपने अधीन ले लिया एक्सेप्ट रानीगंज को छोड़कर। आज जो भी कोयले का मैनेजमेंट होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा होता है जिसकी स्थापना 1975 में की गई। कोयला एक ऐसा सब्सटेंस है जो सिर्फ ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया होता है बल्कि कई अन्य चीज़ों में भी प्रयोग में लाया जाता है। कॉस्मेटिक सामान से लेकर बहुत तरह से केमिकल बनाने में, इवन खाद बनाने में और कई तरह से सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको स्पष्ट हुआ होगा कोयले के वितरण को लेकर। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देन इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेट्रोलियम और अन्य खनिजों का उत्पादन और वितरण को देखेंगे। थैंक यू।